एक बात बताओ, जैसे डेवलपिंग कंट्री हैं हम, तो हमारे यहाँ पे कर्ज होना ठीक है, तो ऐसे $34 ट्रिलियन का अगर उन पे कर्ज है यूएस वालों पे, लेकिन वो तो डेवलप्ड हैं, उन पर कर्ज क्यों है? मेरे को इतना पता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एज कम्पेयर टू नॉर्मल। कुछ लोग भ्रम में रहते हैं कि यूएस की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है, यूएस स्टॉक मार्केट या इंडियन स्टॉक मार्केट? मैं आपको उसका भी पर्सपेक्टिव देता हूँ कि नैस्डैक 100 जो यूएस की, जैसे टेस्ला एंटर कर रहा है तो स्टारलिंक भी पीछे पीछे लगा आ ही जाएगा। मैं आपको स्टील का बताता हूँ। स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है। अगर स्टील चाइना में इंडिया में डंप करने लग गया तो इंडियन स्टील कंपनीज बच ही नहीं पाएंगी। तो हमारे यहाँ पे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं उनसे भी सस्ता वो डंप करेंगे। यस। आपको क्या लगता है, ये जो ट्रम्प इतनी बार बार ये धमकी देते रहते हैं भारत को, इससे भारत की अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट, ये सब कितना इम्पैक्ट होता है? यूएस क्या कह रहा है? यूएस कह रहा है कि भाई जहां भी हम सामान भेजते हैं, हम इंडिया में हार्ली डेविडसन भेजते हैं, तुम उसको डबल करके डाल देते हो। हम इंडिया में फोर्ड की गाड़ी भेजते हैं, तुम उसको डबल कर देते हो, महंगा कर देते हो। और हम तुमसे चीजें ले रहे हैं, हम तुम्हारे को कोई टैरिफ लगा रहे नहीं। तो भाई भाईचारा लगेगा यहाँ पे भी। लैक ऑफ वर्ड्स, तू मेरी मारेगा तो मैं भी तेरे मारूंगा, ऐसा। तो आज बड़ा कैंडिड टॉक करते हैं संजय सर, ऐसे एकदम नॉर्मल। देखो मैं तो कैंडिडेट बैठ भी गया। मस्त। अच्छा, थोड़ा बात करते हैं ये ट्रम्प, टेस्ला, ये इन दिनों जो धमका धमकी चल रही है, आपको क्या लगता है, ये जो ट्रम्प इतनी बार बार ये धमकी देते रहते हैं भारत को, इससे भारत की अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट, ये सब कितना इम्पैक्ट होता है? देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत का व्यापार यूएस के साथ क्या है। एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस। इसका मतलब ये होता है कि हम जितना माल एक्सपोर्ट करते हैं और जितना माल इंपोर्ट करते हैं, तो हम नेट एक्सपोर्टर हैं या नेट इंपोर्टर हैं। अगर हम नेट एक्सपोर्टर हैं, यानी कि हमारी चीजें ज्यादा जा रही हैं वैल्यू टर्म्स में, और हम कम चीजें ले रहे हैं, तो यानी कि स्थिति कंट्री की मजबूत है। ठीक है, हमें बाहर पे ज्यादा निर्भर नहीं करना पड़ रहा, जिस तरीके से चाइना का सिचुएशन है। पर अगर हम कम बाहर भेज रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, तो यानी हम पे हमेशा एक प्रेशर रहता है कि यार बाहर चीजें ज्यादा भेजो, तभी तो निर्भरता कम होगी। हाँ। और अगर उस ज्यादा चीजों में भी एक भाई आके बोल देता है, जिसके साथ हमारा सबसे बड़ा ट्रेड रिलेशन है, कि भाई मैं तो टैरिफ लगा दूंगा, सबसे ज्यादा चीजें हम यूएस को बेच रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी पीछे उसने सारे हेल्थ केयर वाले डरे हुए हैं। ठीक है, हेल्थ केयर वाले इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उसने कह दिया कि मैं दवाइयों पे 25% लगा दूंगा। अब आपको मैं बताऊं कि भारत का जो एक्सपोर्ट है इसका फार्मास्यूटिकल का, मेडिसिन का, टोटल उसका 31% यूएस को जाता है। अगर भारत 100 रुपए का सामान बाहर भेज रहा है तो 31 रुपए की दवाइयां वो यूएस भेजेगा। ओके, यानी कि करीबन $9 बिलियन के आसपास का सामान वो भेजता है यूएस। ठीक है। तो आप सोचिए अगर उस पर टैरिफ लग गया तो ये $9 बिलियन का और ये 31% का क्या होगा? अच्छा, वैसे तो अपने मैं मेन चैनल पे टैरिफ वगैरह की बातें समझा चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोग हो सकता है टैरिफ का मतलब पता ना हो। अगर टैरिफ लग गया यूएस में तो उससे क्या इंपैक्ट होता है, थोड़ा आम आदमी की भाषा में समझाओ। टैरिफ का मतलब होता है कि क्या होता है कि जो देश है ना, अब दोनों चीजें चाहिए, दो चीजें होती हैं कि उनको बाहर से सामान लेना भी पड़ता है क्योंकि उनके पास वहां पे घर में अभी उतनी या तो उत्पाद नहीं होता या उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं होती। दो रीजन होते हैं। या उत्पाद बनता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो आम नागरिक के लिए वो बहुत महंगा पड़ जाता है। कुछ चीजें हम बना रहे हैं तो ठीक है, हाँ। जो नहीं बना रहे हैं वो बाहर से खरीदो, या फिर हम बना सकते हैं पर वो बहुत महंगी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए बाहर से खरीदो। ठीक है, तो इस तरीके से भारत जो भेज रहा है उसको वहां पे वो उसको टैरिफ लगाते हैं। हर कंट्री टैरिफ लगाती है। जैसे इंडिया चाइनीज फर्नीचर पे टैरिफ लगाती है कि भाई चाइना से अगर आप फर्नीचर मंगाओगे तो टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि भारत में भी फर्नीचर बनता है, तो भारत से लो, नहीं तो लोग भारत से लेंगे ही नहीं क्योंकि चाइना में सस्ता मिलता है। तो टैरिफ लगा देते ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर का घर बंद ना हो, लोकल बिजनेसेस खराब ना हो, लोकल लोगों को जॉब मिले। तो इसलिए टैरिफ लगा देते हैं कि चलो भाई थोड़ा सा आपकी चीज को महंगा कर देंगे। मतलब कोई सामान अगर बाहर से हमारे देश में आ रहा है तो उस पर हमारी सरकार उस पर अलग से टैरिफ या टैक्स लगाएगी। ठीक है, वो टैरिफ टैक्स पूरी सरकार की कमाई होगी जी। ठीक है, और उससे थोड़ा प्रोडक्ट महंगा भी हो जाता है, महंगा हो जाएगा, और लोकल मैन्युफैक्चरर के लिए थ्रेट नहीं होगा। ठीक है, उसको भी में नहीं है। हाँ, अभी जैसे मैं आपको स्टील का बताता हूँ, स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है। अगर स्टील चाइना में इंडिया में डंप करने लग गया तो इंडियन स्टील कंपनीज बच ही नहीं पाएंगी, क्योंकि इतना सस्ता वो डंप कर सकता है स्टील। ओके, तो इसलिए यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो हमारे यहाँ पे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं उनसे भी सस्ता वो डंप करेंगे। यस, तो इसलिए क्या करती है इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा देगी, टैरिफ लगा देगी। हाँ। तो ये चीज देश को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। कभी कभी आपके पास वो चीज है ही नहीं तो फिर क्या टैरिफ लगाना, आपको तो वो चाहिए, उस पर सब्सिडी लग जाती है कि चलो मंगा भी लो और सब्सिडी भी ले लो सरकार की तरफ से कि भाई भारत में चाहिए और प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से यूएस क्या कह रहा है? यूएस कह रहा है कि भाई जहां भी हम सामान भेजते हैं, हम इंडिया में हार्ली डेविडसन भेजते हैं,
तुम उसको डबल करके डाल देते हो। हम इंडिया में फोर्ड की गाड़ी भेजते हैं, तुम उसको डबल कर देते हो, महंगा कर देते हो, मतलब 2 टाइम्स कर देते हो। और हम तुमसे चीजें ले रहे हैं, हम तुम्हारे को कोई टैरिफ लगा रहे नहीं। तो भाई भाईचारा लगेगा यहाँ पे भी। अगर तू मतलब लैक ऑफ वर्ड्स, तू मेरी मारेगा तो मैं भी मारूंगा, ऐसा ठीक है। तो रेसिप्रोकल जिसे कहा जाता है, रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी का वो कह रहा है कि मैं जैसे तुम मेरे साथ व्यवहार करोगे वैसे मैं तुम्हारे साथ व्यवहार। और इससे सबसे बड़ा थ्रेट ये हो गया कि हम तो भले कम माल खरीद रहे हैं यूएस से, हम बेच यूएस को ज्यादा रहे हैं, और हमारे माल पे अगर उसने टैरिफ लगाया तो हमारी चीजें महंगी होगी वहां पर और हमारी सेल गिरेगी उधर, हमारी चीजों की सेल गिरेगी, जिससे भारतीय उत्पाद जो है वो उसमें प्रॉब्लम होगी। जैसे एक और है, इंडिया सर्विस भी एक्सपोर्ट करता है, खासकर आईटी सर्विसेज। अगर आप टीसीएस और इन्फोसिस का टोटल रेवेन्यू देखें तो उसके रेवेन्यू का करीबन 50-51% जो है वो यूएस से आता है। टीसीएस और इन्फोसिस का 50-51% रेवेन्यू यूएस से आता है। ओके, तो अगर उन्होंने H1B वीजा पे कुछ रोक लगा दी, या उधर लोकल कंपनी सर्विसेज में टैरिफ आ गया, आईटी सर्विसेज में टैरिफ आ गया कि अगर आप इंडिया आउटसोर्स करोगे तो आपको 25-30% ज्यादा देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इन कंपनीज के रेवेन्यू पे इंपैक्ट आएगा, इनके रेवेन्यू पे इंपैक्ट आएगा, इनके शेयर प्राइस पे इंपैक्ट आएगा, इनके शेयर प्राइस पे इंपैक्ट आएगा, इनको बंदे निकालने पड़ेंगे। तो एक वो पूरा डोमिनो साइकिल बन जाएगा, जिसकी वजह से काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी एक कोई तो मैंने मीम फोटो देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप थूक रहा है और सामने बड़ा पंखा लगा हुआ है, तो उसने जैसे ही थूका उसके थूक वापस उसके मुंह पे आई, तो उसने बताई दिस इज टैरिफ ऐसा करके। तो नुकसान तो उसको यूएस को भी होने वाला है, ट्रंप को भी होने वाला है। बिल्कुल होगा। तो ट्रंप को ये नहीं समझ आता कि नुकसान तो मेरे को भी होगा। देखिए उनकी इक्वेशन मैथमेटिक्स क्या है, या फिर ये थोड़ा वो धौंस भी जमाते हैं, बड़े भाई हैं तो धौंस भी जमाते हैं सब पे। आपको ना यूएस की स्थिति भी समझनी पड़ेगी कि यूएस पे ना आज के दिन सबसे ज्यादा कर्जा है, $34 ट्रिलियन का कर्जा है। ठीक है। हम यहाँ चिल्लाते रहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट उसके जीडीपी के मुताबिक, फिस्कल डेफिसिट होता है कि आपकी आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है, तो आप पे कमी हो गई। जैसे घर परिवार में आपकी आमदनी कम है, आपके खर्चे ज्यादा है, इसी तरह भारत के परिवार में भी, बजट में भी आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा है। अब वो जो डिफरेंस है दोनों में, वो जब हम जीडीपी से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर आता है 4-4.5% इंडिया का। ये सेम नंबर यूएस का 6.2% है। ओके, हाँ, तो उनका डेफिसिट ज्यादा बड़ा है जी, हमारे उनका जीडीपी भी बहुत बड़ा है। हाँ। तो उनका जो एब्सोल्यूट डेफिसिट है वो तो बहुत ही बड़ा है। उनका जो एब्सोल्यूट डेफिसिट है वो करीबन $800-900 बिलियन है, जो उनका डिफेंस का बजट है, उतना उनका डेफिसिट है। और एक चीज मैं ऐड कर दूं इसमें कि हमारा $30 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने का टारगेट है। हाँ। और उससे $34 बिलियन का तो उनका उधार है। ठीक है। हाँ। वो कैसे कंपनीज में मैंने डायलॉग सुना था, भाई जितनी तेरा टीडीएस है उतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। वो तो ये हालत है। फिल्म आई थी ना हिमेश रेशमिया की, जितना तेरे शरीर में खून है उतना तो मैं देता हूं। तो वही हाल है कि हम जिधर पहुंचना चाहते हैं उधर तो उतना तो मैं बेटा उधार लेके बैठा हुआ मुझे वाला हिसाब है। तो यस, उनकी स्थिति जीडीपी को लेके काफी खराब है, और ये उनकी खुद की करतूतें हैं। वो बहुत ज्यादा हमेशा से उनको हर जगह अड़ंगा डालने का थोड़ा मन रहता है कि हम यहाँ भी अड़ंगा डालें, यहाँ भी डालें, कंट्रोल करें चीजों को। तो उसकी कॉस्ट होती है, हर चीज की कॉस्ट। एजुकेशन बजट वगैरह भी उनका काफी ज्यादा है हमारे से, हमसे बहुत आगे, बहुत ज्यादा। मतलब मैं आपको पर्सपेक्टिव देता हूं कि इंडिया का डिफेंस बजट जो है वो करीबन $57 बिलियन है, $57 बिलियन। ठीक है। और यूएस का ये बजट है करीबन $900 बिलियन, यानी 18 गुना ज्यादा। और डिफेंस की उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग भी ज्यादा, हम तो बाहर से ये तो कंजम्पशन हो गया ना। हाँ, हम कंजम्पशन कर रहे हैं। ये आप समझिए कि लॉकहीड मार्टिन जो उनकी सबसे बड़ी कंपनी है वहां पे डिफेंस की, जो उनके F-16 बनाती है, वो अलग चीज है। वो जो यूएस स्टेट को माल बेचती है वो मैं कह रहा हूं $900 बिलियन है। कंपनी अलग है, कंपनी का रेवेन्यू अलग है, वो तो कंपनी है उनकी, लोकल किसी और की कंपनी है। बट यूएस गवर्नमेंट लॉकहीड मार्टिन से सामान खरीदती है, वो उस बजट का पार्ट है। ओके। तो 18 गुना ज्यादा इनका बजट है, और चाइना का भी करीबन $450-500 बिलियन के आसपास का बजट है। ऐसे ही एजुकेशन बजट, मेडिकल बजट। देखिए, मैं 3 चीजें मानता हूं एक देश को बहुत जरूरत होती है। एक होता है एजुकेशन, एक होता है मेडिकल, और एक होता है डिफेंस। तो एजुकेशन में तो इंडिया बहुत ही पीछे है। आई थिंक एजुकेशन में इंडिया $15 बिलियन के आसपास का बजट रखता है, जबकि यूएस करीबन $1.4 ट्रिलियन। 15 बिलियन, 1400 ट्रिलियन, 1400 बिलियन आप समझ लीजिए। ओह माय गॉड, मतलब मोटा मोटी 80 गुना टाइप का खर्चा। और उस पर चाइना भी करीबन 1.2 ट्रिलियन का रखता है। ऐसे ही हेल्थ का भी, मेडिकल का भी। हेल्थ में भी करीबन इंडिया 17 बिलियन के आसपास खर्च करता है, और ये लोग करीबन 800-900 बिलियन खर्च करते हैं। और मुझे लगता है उनका हेल्थ पे, मेडिकल पे खर्च वहां दिखता भी है। यस, हमारे यहाँ पे दिखता नहीं है। अब देखिए इंडिया पैसा खर्च किधर हो रहा है हेल्थ पे? हाँ, इंडिया में कहाँ है वो सरकारी हॉस्पिटल अच्छे? बहुत ही बुरा हाल है। इंडिया में 1000
पेशेंट्स के पीछे 0.8 बेड है। मतलब 1000 पेशेंट पे एक बेड भी नहीं है। ठीक है। और यही नंबर जर्मनी जैसी कंट्री में 8 है। यूएस जैसी, मतलब हर 1000 के पीछे 8 बेड है। इंडिया यूएस जैसी कंट्री में नंबर शायद 3 या 4 है, चाइना में 3 या 4 है। तो अभी इंडिया को बहुत आगे जाना है, मतलब हम बहुत पीछे इन सब चीजों में। इसलिए कभी कभी मेरे को लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है इंडिया के लिए कि इतना सब सोचिए, हॉस्पिटल्स आएंगे, इतना मेडिकल पे काम होगा, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनीज, हेल्थ कंपनीज अच्छा करेंगी आगे जाके। तो ये एक बात बताओ, बहुत बड़ा वो भी अगर हमारे से हेल्थ का बजट, एजुकेशन का बजट उनका कहीं ज्यादा है, लेकिन साथ में ये भी देखते हैं कि उनकी आबादी बहुत कम है हमसे। हाँ, तो हमारा भले ही बजट कम है लेकिन हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। तो इसको आप करप्शन से जोड़ोगे या फिर ये कहोगे कि इतना पैसा कम है, लोग ज्यादा हैं? जैसे पर कैपिटा स्पेंड हो गया, ऐसे हम कहते हैं। हाँ, पर कैपिटा स्पेंड हो गया। तो पर कैपिटा स्पेंड यूएस का हमेशा हर पैरामीटर पे सबसे अच्छा रहता है। ठीक है। क्योंकि वो इतना ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, और उनके लोग मुश्किल से 30 करोड़ है, 30-35 करोड़ रुपए। तो इसलिए हमेशा उनके यहाँ हर व्यक्ति की लिविंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि उसके लिए पर यूनिट एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, उसके लिए पर यूनिट हेल्थ पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्चा हो रहा है। डिफेंस तो चलो उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है वो, बट इनडायरेक्ट वो भी बेनिफिशियरी है। तो एक तरीके से हर जो सहूलियत है वो यूएस के सिटीजन के लिए ज्यादा। इसलिए आप कभी भी यूएस के सिटीजन को ना टैक्स देने के बाद रोते हुए नहीं देखेंगे। अच्छा, दे आर हैप्पी कि ठीक है, टैक्स की वैल्यू मिल जाती है, टैक्स की वैल्यू मिलती है। उनके यहाँ तो हमसे ज्यादा टैक्सेस हैं उनके। अगर आप फेडरल टैक्सेस जोड़ दें तो कई सिटीज में तो 55% भी टैक्स चला जाता है। हाँ, मतलब न्यूयॉर्क है, मैनहट्टन है, वहां तो बहुत ज्यादा टैक्सेस है। नहीं तो आम सिटीज में भी कहीं भी 35-40% से नीचे टैक्स नहीं है। पर लोग वहां खुश है इस बात को लेके। तो हम जो रोते हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा टैक्स है। हमारे यहाँ टैक्स सबसे ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा टैक्स तो मेरे को लगता है यूरोप में है, 60%। ओके, 60% के आसपास यूरोप में टैक्स होता है। और यूरोप में आपका हेल्थ केयर फ्री है, आपका मेडिकल फ्री है, आपका एजुकेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है। देखिए, आप जो यूरोप में टैक्स देते हैं ना, वो टैक्स नहीं है, निवेश है, एसआईपी आपकी। आप बच्चों के लिए एसआईपी करते हैं ना, कि मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए एसआईपी करूंगा, तो वो एसआईपी सरकार ही ले लेती है वहां से। चलो आप हमें ही दे दो, कोई चक्कर नहीं है, हम यहाँ पे आपके लिए बच्चे का ख्याल रख लेंगे। पब्लिक स्कूल है, बहुत हाई क्वालिटी पब्लिक स्कूल्स हैं, बहुत हाई क्वालिटी पब्लिक कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज है, एजुकेशन, ये हेल्थ केयर, मतलब बेसिक नेसेसिटी जो एक आम आदमी की होती है वो सरकार फ्री में पूरा कर रही है। हाँ, फ्री में क्या, टैक्स के पैसे से करके दे रही है, जिसके लिए वो आपसे 60% आपसे ले लेती है। और उसके अलावा वो आपकी पेंशन रखती है कि जो आपकी आमदनी पे आपने क्लोज किया है, कई कंट्रीज में उतनी आमदनी की आपको पेंशन मिलती है जिंदगी भर, या फिर उसका 50%, 70% मिलती है। तो ये सारी कंट्रीज ना ह्यूमंस को वैल्यू करते हैं, बिकॉज वहां पे ह्यूमंस है ही कम। अब अगर आप यूरोप देखें, यूरोप की टोटल पॉपुलेशन जितनी है उससे ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ वोट करते हैं। तो मतलब मैं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ जितने वोटर हैं वो पूरी यूरोप की पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पॉपुलेशन का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। देखिए, और दूसरा क्या होता है, पार्टिसिपेशन रेट। अगर आप देखें तो इंडिया में पार्टिसिपेशन रेट जो है टोटल, जिसमें टैक्सेशन का हो गया, लेबर का हो गया, बहुत कम है। तो इसलिए इंडिया को अभी ये स्ट्रगल्स करने पड़ रहे हैं। आप समझिए कि भारत के बजट का 20%, यानी कि अगर भारत 100 रुपए खर्च करता है तो उसमें से 20 रुपए तो ब्याज देने में जा रहा है। तो वो ब्याज जो जा रहा है वो तो इररिलेवेंट हो गया ना, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं मिली हमें। ठीक है, हमने उधार लिया था क्योंकि हमारे पास कमी थी, वो उधार बढ़ते जा रहा है, वो ब्याज 20% हो गया। तो 100 रुपए में से 20 रुपए तो ब्याज चला जाता है। तो ऐसे $34 ट्रिलियन का अगर उन पे कर्ज है यूएस वालों पे, तो वो कितना ब्याज भरते होंगे? वो भरते हैं करीबन, उनका भी ब्याज जो आ रहा है वो इस साल 31% बढ़ा है, करीबन $800-900 बिलियन के आसपास का उनका ब्याज है। एक बात बताओ, जैसे डेवलपिंग कंट्री हैं हम, तो हमारे यहाँ पे कर्ज होना ठीक है, लेकिन वो तो डेवलप्ड हैं, उन पर कर्ज क्यों है? देखिए, उन पर कर्ज इसलिए है क्योंकि एक तो वही मैंने कहा था ना, बिग फादर एटीट्यूड है उनका, कि उन्होंने हर जगह मेडल किया हुआ है कंट्रीज में, तो जहां पैसा उनका पब्लिक डेट लगा हुआ है। दूसरा, उन्होंने ओवर एक्सपेंशंस भी किए हुए हैं। जैसे अगर आप मैं कहूँगा डिफेंस है, हमारी जैसी कंट्री अगर 50 बिलियन में निकाल दे तो 900 बिलियन का क्या खर्चा हो रहा है पता नहीं, मतलब समझ नहीं आ रही। और वो भी हर साल, ऐसा नहीं है कि एक साल कर दिया और दूसरे साल से कम कर दिया। तो वहां ओवर स्पेंडिंग होती है कई चीजों में, क्योंकि उनको वो रॉब दिखाना कि वी आर द बेस्ट, वी आर नंबर 1। तीसरा, उनके पास एक वो प्रिंटिंग मशीन है, क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो करेंसी है, रिजर्व करेंसी है दुनिया की। तो उनके पास वो प्रिंटिंग मशीन है, जब चाहे जितना चाहे छाप लो। दुनिया का इकलौता देश जो डॉलर छाप सकता है, क्योंकि उनकी रिजर्व करेंसी है, ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। तो आई थिंक वो एक उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। चौथा, उनको ना डेट बहुत इजीली मिल जाता है, सस्ते में मिल जाता है। पूरी दुनिया का जितना पैसा जाता है, जो सेफ पैसा माना जाता है, वो यूएस ट्रेजरी बिल्स में जाता है। इसको एक्सप्लेन कीजिए। यूएस ट्रेजरी बिल्स मतलब जो यूएस
का रिजर्व बैंक है, मतलब जैसे फेडरल बैंक कहते हैं या सरकार, वो लोग ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं कि भाई हम आपसे पैसा ले रहे हैं, संजय जी आप हमारे को $1 मिलियन दीजिए, हम आपको साल का 2% 3% देंगे, हम फेडरल बैंक ऑफ यूएस है, मतलब हमारा डिफॉल्ट नहीं होगा कभी, मतलब वो कहता मेरा वचन ही शासन है, हाँ क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, क्रेडिबिलिटी बनी हुई। तो चाइना का बहुत पैसा वहां पे है, क्या कहते हैं इंडियंस का पैसा वहां पे है, आपका बाकी कतर वतर मिडिल ईस्ट का पैसा वहां पे है, बहुत सारा पैसा वहां पे लोगों का, और कंट्रीज का, सिर्फ लोगों का नहीं, कंट्रीज का भी बहुत सारा पैसा वहां पे ट्रेजरी बिल्स में है। तो लोगों ने उनको फंड किया है टाइम टू टाइम, क्योंकि एज आई सेड नंबर 1 कंट्री है दुनिया की, तो कोई उनसे बिगाड़ना तो चाहेगा नहीं। तो ये बेसिकली उनके रीजंस हैं इतने बड़े। अभी हम बात कर रहे थे ट्रम्प की टैरिफ पर, अभी देखो टेस्ला आने को तैयार है, तो ट्रम्प का इंडिया पर टैरिफ की धमकी क्या टेस्ला के रास्ते खोलने का एक तरीका था? बिल्कुल हो सकता है, कोई मेरे को नहीं लगता इसमें कोई क्या कहते हैं शंका होनी चाहिए, बिकॉज दे विल यूज एनी विच वे पॉसिबल टू गेट टेस्ला टू इंडिया, बिकॉज उनको पता है टेस्ला की डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बिकॉज लोगों को एक एस्पिरेशनल ब्रांड है वो, इट्स लाइक एप्पल है ना, लोगों को एप्पल, यहाँ आप देखिए ना एप्पल ने इतना बड़ा बिजनेस बना ही लिया, तो टेस्ला भी एक बहुत अमेजिंग बिजनेस बना सकता है इंडिया में, क्योंकि एक एस्पिरेशनल कार है वो, लोगों को चाहिए वो तरीके की गाड़ी, आज तक किसी ने मैन्युफैक्चर ही नहीं की इंडिया में। तो अगर मैं कहूंगा, आपसे ही पूछूंगा, अगर टेस्ला आपको अवेलेबल होगी तो आई एम श्योर आप भी कहोगे यार चलो एक तो उठा लेते हैं, ठीक है, वो रोड पे देखेंगे तो सारे गर्दन मुड़ के एक बार तो देखेंगे कि कौन सी गाड़ी बगल से जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है ये डेफिनेटली हो सकता है। स्टारलिंक एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, जिसके लिए बैटिंग चल सकती है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से, बिकॉज हमें ये याद रखना चाहिए कि ट्रम्प को जिताने में इलॉन मस्क का बहुत जबरदस्त हाथ था, नॉट ओनली फंडिंग बट अपना मीडिया देना, ट्विटर देना, और ओपनली इतना क्या कहते हैं वेहमेंटली ओपनली सपोर्ट करना, ये भी एक मतलब रहा है उनका स्टैंड। तो इंडिया एक बड़ा मार्केट प्लेस है, तो इलॉन मस्क ट्रम्प के जरिए उस मार्केट प्लेस को एनकैश कर रहे हैं, कर सकते हैं। देखिए आप आज समझिए इंडिया में, आपको मैं मजेदार बात बताता हूँ, इंडिया में टोटल पैसेंजर व्हीकल्स जो गाड़ियां हैं वो मात्र 3-3.5 करोड़ है। 140 करोड़ की आबादी में 3-3.5 करोड़ गाड़ियां हैं। वहीं पे यूएस में 30 करोड़ की आबादी में करीबन 15 से 18 करोड़ गाड़ियां हैं। ओके, तो अभी कहां इंडिया ने जाना है, ये बात इन लोग को समझ आ रही है। तो ये स्लगिशनेस हो सकती है, मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अभी हाउस होल्ड कार बाइंग है, ये सब और होना ही होना है, और उसमें भी इलेक्ट्रिक का ट्रांजिशन, और उसमें भी टेस्ला का इंट्रोडक्शन, एक बहुत अच्छा स्पेस मिलेगा टेस्ला को खाने के लिए, बहुत रेडी मार्केट मिलेगी टेस्ला को खाने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक उनके माइंड में डेफिनेटली होगा, और प्रीवियस रिजीम जब तक थी तो नहीं कर पा रहे थे इलॉन मस्क इंडिया में एंटर, फॉर सम रीजन और द अदर। अब ऑब्वियसली रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस वैसे भी नॉर्मली अच्छे हैं, और ट्रम्प और मोदी जी तो रिलेशन कहाँ है, तो धमकी देके एंटर करना देखिए क्या होता है कि मैं मानता हूँ कि तो टैरिफ लगा देंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो ये पॉलिटिकल रिलेशंस और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं ना, उसमें जैसे चाइना के साथ हमारी बॉर्डर पे युद्ध भी चलता रहता है, और वो साबरमती के उधर आके बैठ के झूला भी झूल लेते हैं उसी टाइम पे। तो आई थिंक डिप्लोमेसी यही होती है कि आपको दोनों गेम खेलने आने चाहिए एक ही टाइम पे। हम क्या इमोशनल हो जाते हैं ह्यूमंस ना, अरे यार इसने मुझे मार कैसे दिया, मैं तो इससे बात ही नहीं करूंगा। वहां पे उसी समय पे आपको बात भी करनी है, प्यार भी करना है, डांटना भी है, धमकाना भी है, मैनेज भी करना है, सेटल भी करना है, और उस बात को याद भी रखना है कि मुझे गाली देके गया है। हाँ, और उस पूरे सिचुएशन को अपने लिए फेवर में भी घुमाना है, फिर अपने पूरी इंडिया की ऑडियंस को प्रेजेंट भी करना है कि हमने अच्छा कर दिया। तो एक बहुत मुश्किल काम है ये, पर करते हैं लोग, दैट्स व्हाई दे आर देयर। ये आदमी को सीखने लायक चीज है ना, बिल्कुल, ये इस तरह का आदमी होना चाहिए। यस, देखिए आप कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रह सकते, मैं इस आदमी में बात ही नहीं करूंगा, या मैं सब इन पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी दैट कैन नॉट वर्क। उनको चाहे कोई अच्छा लगे चाहे कोई खराब लगे, उनके साथ उसको रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग अ नेशन। तो नेशन फर्स्ट अप्रोच अगर यूएस भी रखता है, तो नेशन फर्स्ट अप्रोच इंडिया को भी रखनी पड़ेगी। टेस्ला आ गई तो भारतीय जो मोटर कंपनियां हैं उन पर क्या असर होगा? देखिए 2 असर होते हैं, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में तो पिटाई होगी, स्पेस मिलेगा टेस्ला को, बिकॉज एक पेंट अप डिमांड है इंडिया में टेस्ला के लिए, मतलब लोग चाहते हैं उस गाड़ी को, ठीक है। पर मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में कभी भी कोई टेक्नोलॉजी बाहर से आती है तो वो एक देश के लिए बेटर ही होती है। जब होंडा आया, मारुति के साथ टाई अप किया, हीरो के साथ टाई अप किया, सॉरी मारुति के साथ सुजुकी ने टाई अप किया, और होंडा के साथ हीरो ने टाई अप किया, तो अंत में आप देखें 15 साल बाद हमने टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स लेके खुद एक व्हीकल, मैंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बना दी जो आज व्हीकल्स बनाती हैं। तो आई थिंक हमें किसी भी चीज पे इससे परहेज नहीं करना चाहिए, हमें एंटर करना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए, एंड आई थिंक वी शुड टैग एन इंडियन कंपनी विद देम,
जो सीख मतलब भी सके एक उनसे। क्लासरूम में अगर टॉप करने वाला स्टूडेंट घुसता है तो उस टॉप करने वाले स्टूडेंट की वजह से बाकी क्लासरूम भी बेहतर होती है। देखिए संगति है, संगति हम हमेशा चाहते हैं कि हाँ। हम अपने से बेटर लोगों से काम करें। हाँ आज जब एप्पल इंडिया आया तो अगर आज एक कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये कह पाता है कि मैं एप्पल लेवल का काम करूंगा, तो सोचो क्या लेवल का इंप्रूवमेंट हुआ होगा। नहीं तो टिम कुक एक टाइम पे कहते थे कि मेरे को चाइना के अलावा मैं कहीं जा नहीं सकता, बिकॉज मुझे इतने लेवल का स्किल्ड मैन पावर एक छत के नीचे मिलता ही नहीं है। ये उनका स्टेटमेंट है, ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। तो आज अगर वो इंडिया को कंसिडर भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इंडिया ने अपने आप को उस लेवल तक रेडी किया है कि चलो ठीक है, हम कुछ लेवल का काम इनसे ले सकते हैं। तो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है अभी? एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अब स्टार्ट हो गई है। फुल फ्लेश मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बट इधर अपना चाइना में उनकी सबसे बड़ी फॉक्सकॉन के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उधर तो चाइना और यूएस में खुद भी होता है? थोड़ा बहुत होता है, वो नाम मात्र है। तो एक तो चाइना, यूएस और उसके बाद इंडिया। हाँ, इंडिया है। सबसे ज्यादा किस पे इम्पैक्ट हो सकता है इनिशियली, अभी जब टेस्ला आएगा तो कौन सी कार पर? टाटा, महिंद्रा? हाँ, मुझे लगता है कि आई थिंक ईवी रेस में अभी तक टाटा सबसे आगे दिखता है, सबसे आगे दिखता है। तो डेफिनेटली वहां एक इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन लग्जरी में टाटा कहाँ है ईवी में? नहीं, लग्जरी तो कंपटीशन ही नहीं, मुझे लगता है लग्जरी नहीं है, बट मुझे लगता नहीं टेस्ला इंडिया में लग्जरी उतारेगा। नहीं, इकोनॉमी वो नॉर्मल उतारेगा, 12, 15, 20 लाख वाली रेंज पहले तो। ओके। उससे नीचे तो देखो वो नहीं उतार पाएगा शायद, 5-7 लाख वाली जो रेंज होती है एकदम ही। बट आई थिंक 10 to 20 लाख वाली रेंज में वो डेफिनेटली एंटर। वो जियो वाली कहीं स्ट्रेटेजी तो नहीं अपनाएगा सारा मार्केट खाने के लिए? सस्ते में उतारो सारा मार्केट। बट आई थिंक उसके लिए प्रोटेक्शंस होंगी, उसके लिए प्रोटेक्शंस रखी जाएंगी कि वो ऐसा ना कर सके, ऐसा ना कर सके। इतना तो मुझे लगता है इंडिया भी लड़ेगी अपने हक के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी दब जाएंगे और एकदम ही मतलब गिव अवे कर देंगे। उसके लिए लड़ाई होगी कि भाई ऐसा ना हो जाए कि हमारी यहाँ पे फैक्ट्रीज ही खत्म हो जाए, बिजनेसेस ही बंद हो जाए, जो इतने सालों से कंपनियां चल रही हैं वो खराब हो जाए। वो नहीं करने देंगे ये लोग। बट डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आएगा ही। बट मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल अभी भी इंडिया में स्कोप बहुत है ग्रोथ का। 3-3.5 करोड़ व्हीकल्स जुड़े हैं आज तक टोटल। अगर ये नंबर को 10 करोड़ भी जाना है अगले 5-7 साल में, 10 साल में, तो बहुत स्पेस है यार, बहुत बहुत स्पेस है अभी भी। और मुझे लगता है कि एक जगह और टेस्ला जो अच्छा कर सकता है वो है आपका बिगर व्हीकल्स में भी, जो कमर्शियल व्हीकल्स हो। अच्छा, कमर्शियल व्हीकल्स में भी कर सकता है, जो उसके ट्रक का वो सोच रहा है टेस्ला ट्रक। तो उस पे भी अगर वो करे काम तो शायद इंडिया में वो एक अच्छा स्पेस वो बना सकता है। वहाँ टाटा को सीधा टक्कर होगा। हाँ, वहाँ सीधा टाटा के साथ है। देखिए इतना इजी नहीं होता इंडियन मार्केट को समझना, इंडियन मार्केट को केटर करना। इट्स नॉट इजी। ये टाटा और ये लोग ने भी बहुत घिसा है। आप समझो कुछ साल पहले तक, 5-6 साल पहले तक मारुति और Hyundai 1 and 2 had a total market share of 70%। ठीक है। वो नंबर आज 55% हो चुका है। ओके। तो ये जो 15% बीच का खाया है, ये टाटा और महिंद्रा ने खाया है। लेकिन ये बात भी सच है, वो इलॉन मस्क है, वो फेल नहीं होता। वो नहीं, देखिए बात फेल की नहीं है। बात ये है कि ऑब्वियसली उसको हिट द ग्राउंड रनिंग करके इस लेवल पे सर्विस नेटवर्क बनाना। इंडिया में सर्विस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। यूएस में सर्विस इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यूएस में लोग DIY हैं, लोग चार्जर भी खुद लगा लेते हैं, यहाँ नहीं लगाते हैं, यहाँ अभी भी वो परेशानी है। तो उसको ये बातें समझने में और करने में मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा। तब तक कंपटीशन कंपनियां बेहतर हो जाएंगी, सीख जाएंगी कि क्या करना है, इससे कोई टेक्नोलॉजी लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज देखिए अभी भी एप्पल जो है सैमसंग जितना फोन्स नहीं बेच पाता है इंडिया में। एप्पल डजंट सेल दैट मच, जबकि वो प्राइस पॉइंट पे पूरा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, स्कीम्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो आके अब नंबर 1 फोन कंपनी बन चुके हैं। वो स्पेस अभी नहीं बनी है उनके लिए। ठीक है, डेफिनेटली दे आर इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, कर रहे हैं अच्छा, बट वो नंबर 1 फोन कंपनी नहीं बने। तो ये बहुत सारी चीजें पैन आउट होंगी अगले एक आधे साल के अंदर। बहुत एक्साइटिंग टाइम्स है। बट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिसरप्शन, बिकॉज इंडिया के रिलेशंस इतने बुरे नहीं है यूएस के साथ, नहीं होंगे। और यूएस को ये पता है कि अभी दे आर वेरी बिग। ये नंबर्स अगर हमें पता है तो यूएस को भी पता ही है कि दे आर वेरी बिग, वेरी वेरी बिग। और एक इंडियन डायस्पोरा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूएस में। तो काफी चीजों को लेके मुझे लगता है, और प्लस ट्रम्प और इनकी रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, दोनों राइट विंग सोच के हैं, थोड़ा प्रोग्रेसिव हैं, थोड़ा कैपिटलिस्ट थॉट प्रोसेस के हैं कि कैपिटलिज्म का। और मुझे लगता है उनको ये दिख रहा है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया जितना बड़ा मार्केट बन सकता है शायद कोई दूसरी कंट्री नहीं है। बिल्कुल, और कोई नहीं बन सकता। तो उनको इंडिया में आना है, इसके लिए छोटी बहुत धमकी उनकी चल रही है। हाँ, इंटरेस्ट उनका भी है कि उनको आना है, तो आने के लिए थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज तो वो भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और मुझे लगता है इंडिया को भी करना चाहिए, और इंडिया को ऐसा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म में हमारी लोकल कंपनीज को बहुत बड़ा बेनिफिट हो।
मतलब वी शुड पुल अ डील जहां से छोटी कंपनीज को, छोटे, देखिए आपको मैं बताता हूँ, जब ये मारुति सुजुकी और ये सब बनी, उसके बाद इतनी सारी स्पेयर पार्ट की कंपनियां बनी। आज आप देखें, मदरसन सुमी हो गई, या फिर लिस्टेड कंपनी है, ये हो गई अपने क्या कहते हैं उसको, सोना कोयो स्टीयरिंग्स हो गई, जय जय जगदम्बा, वो कौन सी, मैं सॉरी नाम भूल रहा हूँ, वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस तरीके से हजारों छोटे 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 OEM मैन्युफैक्चरर्स बने, JBM ऑटो, बहुत सारे बने जिनको बहुत बड़ा फायदा हुआ, और उसकी वजह से पीछे पूरा साइकिल में जॉब्स बने, डेट घूमा, फैक्ट्रीज बनी, कैपेसिटी बिल्डअप हुई, बहुत कुछ हुआ। तो अगर वो आके हमें बोलती है कि चलो ठीक है यार, इंडियन कंपनीज को हम पीछे वाले काम भी स्टार्ट करवा देते हैं, आई थिंक इट्स अ गुड डील फॉर इंडिया। ट्रम्प कैसा लगता है आपको? मोदी या दिमाग वाला आदमी? हाँ, प्रो मोदी लगता है, इतना तो मेरे को पता, प्रो मोदी का पता नहीं, पर प्रो मोदी कैसे? देखिए, मल्टीपल टाइम्स ये बात बोली है कि मोदी इज माय फ्रेंड, यू नो, आई लव हिम, आई लव इंडिया, तो ऐसा उसका रहा है, बट ही इज वेरी क्लियर, इज अमेरिका फर्स्ट अप्रोच। वो तो देखो, एंड आई थिंक आई डोंट ब्लेम हिम फॉर दैट। अगर कोई भी व्यक्ति अपना घर जला के किसी और को आग थोड़ी देगा, है ना? ऐसा तो नहीं है किसी को सर्दी लग रही है तो अपन बोलेंगे चल अपना घर जलाते हैं ताकि तेरे को आग मिल जाए, तो वो नहीं करेगा। बट आई डोंट थिंक सो ही विल हैव अ वेरी नेगेटिव स्टैंड अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, और उसको भी पता है कि ओवरऑल उसके लिए इजी नहीं रहेगा। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रम्प जो है एक अलग थॉट प्रोसेस से आते हैं, इसका कैपिटलिस्ट माइंडसेट पर्सन है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस को रन किया है, इसलिए वो एक गवर्नमेंट को भी ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही रन करते हैं। वो पॉलिटिकल से ज्यादा वो कैपिटलिस्ट और बिजनेसमैन माइंडसेट के हैं, CEO हैं वो, मतलब प्रेसिडेंट से पहले वो CEO रहे हैं, बहुत बिजनेसेस खराब भी किए हैं, अच्छे भी किए हैं, बहुत आगे भी गए, बहुत नीचे भी गिरे, तो उन्होंने सब कुछ देखा है। तो आई थिंक विद दैट पर्सपेक्टिव आई फाइंड हिम टू बी वेरी अग्रेसिव, और मुझे लगता है कि उनके आने से बहुत सारे जो नॉइज होते हैं ना, जैसे उन्होंने आते ही बोल दिया कि मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं नॉनसेंस नहीं अफोर्ड करूंगा यहाँ पे, मैं इन्फिल्ट्रेशन अफोर्ड नहीं करूंगा यहाँ पे, मतलब ही इज वेरी क्लियर ऑन फ्यू थिंग्स। जहाँ पे लोग पॉलिटिकल हो जाते हैं ना, वो पॉलिटिकल नहीं होते, वो क्लियर रहते हैं कि मैं क्लियर बाइनरी हूँ, मैं नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, मैं करूंगा मतलब करूंगा। ओके, तो वो मुझे अप्रोच काफी अच्छी लगती है कि क्लियर रहो, चाहे गलत सही का डिसीजन तो हिस्ट्री तय करेगी 10 साल बाद, ठीक है, आज तो तय हो नहीं सकता, वो तो 10 साल बाद हम पीछे देखेंगे तो समझ आएगा कि बात गलत थी या बात सही थी, पर आज तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना, अगर डिसीजन ही नहीं लिया तो फिर आगे ग्रोथ कैसे होगी। और इस टेस्ला के साथ अगर स्टारलिंक लेके आए तो जियो का क्या होगा? डेफिनेटली इम्पैक्ट तो होगा, क्योंकि आज सारा देश जियो पे है। एक बार जरा स्टारलिंक समझाओ, ये क्या करती है? स्टारलिंक बेसिकली इंटरनेट है, जो हमारा जैसे जियो फाइबर है, मतलब यानी वायर से इंटरनेट ट्रैवल होता है, स्टारलिंक का इंटरनेट पूरा सैटेलाइट बेस्ड होगा, तो ऑब्वियसली वो कोने कूचे में पहुंचना उसके लिए बहुत आसान है, बहुत स्पीड में चलेगा, और बहुत मतलब 5G उसके सामने कुछ नहीं होगा। हाँ, और बहुत लो कॉस्ट चलेगा। अच्छा, लो कॉस्ट भी होगा? लो कॉस्ट भी चलेगा, क्योंकि उसमें वायर नहीं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, आपके पास एक सैटेलाइट बेस्ड है वो सारा, तो दैट वे स्टारलिंक इज वेरी पावरफुल, ठीक है, और उसको उसमें उसके पास कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, उसको यहाँ पे आके ऐसा नहीं है कि जियो से मैच करने के लिए लाखों किलोमीटर की केबल डालनी, वो बैठा ऊपर उसके पास एक। तो क्यों नहीं कर पाया अब तक इंडिया में? ऑब्वियसली इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया होगा, ओके, जियो जितनी बड़ी कंपनी, एयरटेल जितनी बड़ी कंपनीज ने नहीं आने दिया होगा, बिकॉज वो तो मर जाएंगे बेचारे अगर ऐसा कुछ हो गया तो। तो अब देखते हैं कैसे एंटर करता है, क्या करता है, क्या DOT के क्या रेगुलेशंस होते हैं, लेट्स सी। लेकिन अब जैसे टेस्ला एंटर कर रहा है, हाँ, तो स्टारलिंक भी पीछे पीछे लगा आ ही जाएगा। इतना इजी नहीं होगा ना, बिकॉज ये काफी वो है, मतलब गवर्न सेक्टर है, इसमें आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, ये इसके ऑक्शंस होते हैं आपके एयर स्पेस के, इसमें ठीक है, 5G के और जो भी है, okay. तो अगर उसको स्पेस ही नहीं मिली, ऑक्शन मिले ही नहीं, तो कैसे वो एंटर कैसे करेगा, मतलब अपने मन मर्जी से बटन तो चालू नहीं कर सकता, तो फर्स्ट ही हैज टू गेट ऑल द रेलेवेंट लाइसेंसेस, ये सब, तो वो देने के लिए जो भी शर्तें होंगी वो माननी पड़ेंगी उसको। तो स्टारलिंक में कोई टावर ओवर नहीं होगा क्या, जैसे यहाँ पे लंबे लंबे टावर होते हैं, वैसा नहीं होगा? देखिए, मेरे को उतना डीपली आइडिया नहीं है, मेरे को इतना पता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बहुत कम है। कैसे कर लेता है ये इलॉन मस्क इतना? जियो वाले रिलायंस अंबानी जी क्यों नहीं कर पाते शायद? देखिए, हर बंदे की सोच की एक लिमिट होती है, आई थिंक उसकी थोड़ी लिमिटलेस सोच है, तो कर लेता है वो। एक बार मैं उनकी कहानी पढ़ रहा था कि वो अपने फ्लाइट में एक टीम के साथ वापस आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करते हुए, तो टीम से पूछा कितना टाइम लगेगा, तो टीम ने बोला इसको सॉल्व करने को 6 महीने लगेंगे, तो उन्होंने बोला फ्लाइट रिवर्स करो, वापस चलते हैं जहाँ से आ रहे हैं।
तो वहीं चले गए हम्म। और बोला अब हम इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तभी छोड़ेंगे जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके। और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई 24 घंटे में। हाँ। जो एंटिसिपेटेड था कि 6 महीने में होगी, वही प्रॉब्लम 24 घंटे में सॉल्व हो गई शॉप फ्लोर पे जाके, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि भाई अब यहाँ से हम तभी हिलेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मतलब डू और डाई वाला सिचुएशन बना दिया सोचते हैं, वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है और इसलिए वो जहाँ है वो हाँ है। मतलब आदमी जनरली या तो क्रिएटिव होता है या फिर धंधे वाला होता है। ये क्रिएटिव होते हुए धंधे वाला है। हाँ, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है, एब्सोल्युटली नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है। चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, बस सिंपल। कैसे चाहिए मतलब हम विल फिगर आउट। अगर मुझे रॉकेट को ठीक तरीके से उतारना है बिना जलाए तो उतारना है, चाहे उसके लिए मेरे को 50 रॉकेट पहले जलाने पड़ जाए, पर मैं एक बार वो रॉकेट उतारूंगा और फिर उसको मैं अपना मेन प्रोटोटाइप बना दूंगा। एंड आई थिंक यूएस में ना एक बहुत अच्छी चीज है, वो है कि इस तरह के चीजों के लिए कैपिटल अवेलेबल है। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूं कि इंडिया वर्सेस यूएस, इंडिया की टोटल मार्केट कैप जितनी लिस्टेड कंपनीज है वो $4 ट्रिलियन है। एनवीडिया अकेली $4 ट्रिलियन है। हाँ, एनवीडिया। हाँ, सोचो एक कंपनी यूएस की $4 ट्रिलियन है और हमारे यहाँ पूरी मार्केट $4 ट्रिलियन की। अगर आप दुनिया की टॉप 100 कंपनीज ले लो एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसमें इंडिया की 3 कंपनी है, रिलायंस, एचडीएफसी और टीसीएस। और रिलायंस इज द फर्स्ट इन दैट। उसका रैंक करीबन 65 है। मतलब पहली 64 कंपनी इंडिया की कोई भी कंपनी नहीं है। सो दैट्स वेयर दे आर। और शुरू की सारी कंपनीज मेजरली उन्हीं की हैं। एक सऊदी अरामको छोड़ के और एक दो और छोड़ के, टीएसएमसी है, ताइवानीज सेमीकंडक्टर वाली कंपनी जो है। उसके अलावा बाकी सारी कंपनीज यूएस की। तो ये पीछे होने का मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हैं, इसको ऐसा ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाँ। है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे मैंने बजटरी भी कहा कि अगर आज भारत के पास 1000 लोगों पे 0.8 बेड है तो इसको जाना तो है 2 बेड पे, जाना तो पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रोइंग, मतलब ग्रोथ है यहाँ पे, बिल्कुल ग्रोथ होगी। आई जस्ट होप कि पॉलिटिकल सिनेरियो स्टेबल रहे, बिकॉज वो मेजर चीज होती है। कोई भी कंट्री के लिए ग्रोथ करने के लिए पॉलिटिकल सिनेरियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब जैसे हम स्टॉक मार्केट में बात करते हैं कि स्मॉल कैप में कैपेबिलिटी होती है 100x 200x होने की जी, लार्ज कैप नहीं होगा। तो इंडिया ग्लोबल लेवल पे वो अभी स्मॉल कैप है। यस, यूएस जैसी कंपनी ऑलरेडी लार्ज कैप है, वो अल्ट्रा लार्ज कैप है, वो अल्ट्रा लार्ज कैप है। वो तो बढ़ के बढ़ चुकी है। कुछ लोग भ्रम में रहते हैं कि यूएस की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है, यूएस स्टॉक मार्केट या इंडियन स्टॉक मार्केट? देखिए, मैं आपको इसका भी पर्सपेक्टिव देता हूँ कि नैस्डैक 100 जो यूएस की टॉप 100 टेक कंपनीज है, जब क्रैश आया था 2008 का, तो वो 4000 से 1000 आ गया था इंडेक्स। ओके, 75% गिर गया था। तो सबको लगा खत्म हो जाएगा। टुडे फ्रॉम 1000 इन 2008 अक्टूबर, आज वो इंडेक्स 21000 है, 21000। अगर आप इसका CAGR निकालें तो वो करीबन 20-21% आता है साल का। तो आप देखिए इतना जबरदस्त ग्रोथ इस इंडेक्स ने आपको दिया, 20-21% का दिया। तो अगर आपको यूएस में पार्टिसिपेट करना है तो आप डेफिनेटली थोड़ा बहुत यूएस इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत, हाँ, थोड़ा बहुत, मतलब जितना आपका अफोर्ड कर सको आप पैसा होल्ड करने के लिए, उतना आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बट अगर कंपेयर करने की बात हो कि यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें इंडियन इकोनॉमी में, देखिए जिस चीज को मैं कहता हूँ, जिस चीज को आप समझे उसमें इन्वेस्ट करें। अगर आपको यूएस इकोनॉमी इन्वेस्ट कर समझ आता है तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत ETFs हैं जो जिसको यूज करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं यार ये काहे दिमाग लगाएं इधर उधर, बिकॉज यूएस इन्वेस्टमेंट में ना एक बहुत बड़ा फायदा और है। 2008 में $40 था, आज 87 है। ठीक है। तो यानी अगर मैंने तब 10,000 रुपए डाले होते और वो डॉलर में कन्वर्ट हुए होते तो आज मेरे को उतने डॉलर मिले होते। ठीक है। और वो डॉलर ग्रोथ है 21 गुना की। तो अगर आप उसमें मैं डॉलर टू रुपी डेप्रिसिएशन भी जोड़ दूं 5% का, तो एक तरीके से तो 26% रिटर्न बना लेता मैं साल के। तो वो भी एक एडवांटेज मिलता है आपको जब आप डॉलर में। अगर ये देखा जाए तो 40 रुपए था 2008 में, तो 17-18 साल में डबल हुआ है। हाँ, तो 17-18 साल में हमारे यहाँ दूध की कीमत 4 गुनी हो गई है। तो ग्रोथ ज्यादा हुई है अपने यहाँ पे। नहीं, बट आपने अगर यूएस में इन्वेस्ट किया तो यूएस के स्टॉक्स ने तो 21% रिटर्न दे दिया साल का, और उसके अलावा आपको 4% डॉलर का मिल गया। तो एक तरीके से आपको 25% मिल गया ना। तो वो पर्सपेक्टिव से आपको डॉलर का बेनिफिट मिल जाता है। जब रुपया उठेगा मुश्किल लग रहा है। क्यों? 2 रीजन, एक तो ट्रेड डेफिसिट है, दूसरा
जो भी करेंसी के अगेंस्ट हम कंपेयर करते हैं ना, तो एक रिलेशन होता है जैसे हम कहते हैं इंटरनेशनल फिशर रिलेशन। इंटरनेशनल फिशर रिलेशन ये कहता है कि कोई भी करेंसी, दो देश की करेंसी, ठीक है, जो करेंसी डेप्रिशिएट करती है उसका इंटरेस्ट रेट जनरली ज्यादा होता है। तो भारत का इंटरेस्ट रेट यूएस से ज्यादा है, तो हमारा करेंसी का डेप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म में हम दोनों देशों का जो इंटरेस्ट रेट का गैप है वो रहेगा। तो अगर आज यूएस का रेट 3% है, हमारा 7% है, तो 3 - 7 4%, यानी हर साल हम यूएस के अगेंस्ट 4% गिरते रहेंगे। और यही आप देखेंगे, आपने जो बात बोली कि 17 साल में डबल हुआ, तो आप देखेंगे तो वही नंबर निकलेगा, 4 से 5% का निकलेगा। तो मतलब हमें भी और गिरेंगे? यस, रुपया और गिरेगा भी? बिल्कुल। अभी जो रुपए को संभाल के रखा है वो आरबीआई ने संभाल के रखा है। अगर वो आरबीआई ना संभालता तो ये 95 पहुंच चुका होता। आरबीआई संभालने का मतलब कैसे? आरबीआई डॉलर जो है वो मार्केट में थ्रो कर देता है बॉन्ड्स यूज करके। ये प्रोसेस समझाओ। बेसिकली क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डॉलर्स हैं, 700 बिलियन डॉलर है रिजर्व है। तो वो क्या करता है, डॉलर्स को मार्केट में पुश कर देता है। ठीक है, देखिए कोई भी चीज का प्राइसिंग कैसे होता है, डिमांड और सप्लाई से। तो अभी अगर डॉलर का प्रभाव बढ़ रहा है यानी डॉलर की डिमांड ज्यादा है, तो डॉलर की सप्लाई क्रिएट कर दो। जैसे डॉलर की सप्लाई क्रिएट होगी तो डॉलर थोड़ा गिर जाएगा। ट्रू। तो यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिसेंटली किया था कि उसने डॉलर फेंकना चालू कर दिया था मार्केट से। वो बॉन्ड्स के थ्रू करते हैं, उसमें ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। मतलब इन्फ्यूज कर दिया आरबीआई ने डॉलर्स को सिस्टम में। तो मतलब डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ा दी, सप्लाई बढ़ा दी, में ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ी तो उसकी थोड़ा सा प्राइस कम हो गया। नहीं तो अगर आप देखें पीछे वो ऑलमोस्ट 88 रुपीज के आसपास हो गया था, अभी 86 पॉइंट समथिंग हुआ है। तो इसके लिए अपना डॉलर रिजर्व भी तो खराब हो रहा है। हाँ बिल्कुल होता है। तो वैसे देखा जाए तो ग्लोबली ये बात बोली जाती है कि किसी भी रिजर्व बैंक को ये करना नहीं चाहिए, लेट इट बी फ्री मार्केट। बट अगर हम फ्री मार्केट कर दे तो डॉलर 100 रुपए चला जाए, और अगर डॉलर 100 रुपए चला जाए तो फिर आपका इंपोर्ट सारा क्रूड का डॉलर में, तो कितना महंगा हो जाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगी, आम जनता को बहुत परेशानी हो जाएगी। बिकॉज डीजल पेट्रोल पे तो सारा सब कुछ है, लॉजिस्टिक्स है, फल फूल खाना सब्जी सब कुछ तो वहीं से आ रहा है। तो सिचुएशन ज्यादा सीरियस है ये? देखिए डेफिनेटली है, क्योंकि जब तक हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ते तब तक हम कैसे डॉलर को सपोर्ट करें, मतलब रुपये को सपोर्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन आप कह रहे हो एक्सपोर्ट बढ़ाना ही है। इसलिए देखिए आप भारत सरकार हमेशा एक्सपोर्ट पे पुश करती रहती है। मैं आपको भारत का एक्सपोर्ट का पर्सपेक्टिव देता हूँ। आज चाइना का वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट $4 ट्रिलियन का है। ठीक है, मतलब चाइना से जो सामान बाहर जाता है वो $4 ट्रिलियन का जाता है। इंडिया का वो नंबर 700 बिलियन है, 20% भी नहीं है। तो यानी हमारे को अभी चाइना बनने के लिए 5.5 गुना है। हम लोग कहते हैं ना मैं चाइना बनना। मैं भी नेशनलिस्ट हूँ, मुझे बहुत पसंद है मेरा देश, बट चाइना हमसे बहुत आगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। जिस तरीके से वो वहाँ पे बिजनेसेस करते हैं, जिस स्केल पे बिजनेस करते हैं, वो बहुत अलग लेवल पे। तो हमें टाइम लगेगा अभी वहाँ पहुँचने को। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। उन्होंने अपनी जीडीपी को बहुत तेजी से भी बढ़ाया है, उन्होंने साथ साथ पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से बढ़ाया है। तो उतना स्पीड से काम करना जो है वो तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट के पास एक्सट्रीम कंट्रोल हो। और वहाँ आपको पता है सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं, तो उनका कंप्लीट कंट्रोल होता है, वो उनके हिसाब से काम चलता है, वो सुनते नहीं है फिर इधर उधर, डेमोक्रेसी नहीं है। तो वो प्रॉब्लम इंडिया में है अभी कि इंडिया उस स्पीड से नहीं ग्रो किया है जितना चाइना किया। चाइना बहुत ज्यादा आगे इंडिया से। चाइना इज $19 ट्रिलियन इकोनॉमी। ओके, $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जो अब अभी हम टोटल कितने 5-6 ट्रिलियन के। लेकिन ये भी तो सच है कि इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग वाला अगर देश है, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग वाला देश, तो इसकी डिपेंडेंसी हमेशा दूसरे देशों पर है ना। इतना माल बनाता है ये माल, अगर दूसरे देश नहीं खरीदेंगे तो वहाँ भुखमरी आ जाएगी। कोविड में सबसे ज़्यादा नुकसान तो चाइना का ही हुआ था। हम उस सिचुएशन में नहीं है क्योंकि हम थोड़े मैन्युफैक्चरर हैं, कंजम्पशन हमारा ज़्यादा है। तो ये दूसरा पहलू, ये क्या कहोगे आप? चाइना का विकल्प ही नहीं है लोगों के पास। विकल्प ही नहीं है। ठीक है, आप थोड़ी सी उनसे निकाल के कहीं कर सकते हो, वियतनाम कर लो, इंडिया कर लो, कुछ कर लो, पर जो स्केल उधर है, जो जनता उधर है, जो मटेरियल उधर है। अभी लोगों ने बोला लिथियम मिल गया इंडिया में, बहुत खुश हुए, पर लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने की सिर्फ एक टोटल टेक्नोलॉजी वो सिर्फ चाइना के पास है। आज जितनी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में लिथियम निकलता है, सारी जगह चाइनीज जाके बैठे हुए हैं। इसलिए सारी जो बैटरीज है वो चाइना प्रोड्यूस करता है। मतलब दुनिया को काम करना है तो चाइना की जरूरत है, दुनिया को ऑप्शन ही नहीं है। जरूरत ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। इसलिए ये ना चीजें जब तक आप पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हो, तब तक आपको रियलाइज नहीं होता कि चाइना कितना बड़ा हो चुका है। और मैं तो कहता हूं कि सबको लाइफ में जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको चाइना एकेडमिकली जाना चाहिए, सिर्फ समझने उस कंट्री को। जब आप उनकी रोड्स पे चलोगे ना, जब आप उनकी ट्रेन्स देखोगे, जब आप उनके मॉल्स देखोगे, जब आप उनके फैक्ट्रीज देखोगे, आप खुद ही समझ के आ जाओगे। क्या समझ में आएगा जाने से? कभी कभी लोग कहते हैं ना, जब आप दुबई जाते हो तो आपको अपनी औकात पता चलती है, जब आप चाइना जाते हो आपको अपनी देश की औकात पता चलती है। ऐसा? हाँ, क्योंकि दुबई में
बहुत वो है, लश्कर है, तो सब बढ़िया गाड़ी में घूम रहे होते हैं, सबके पास पैसा है। चाइना में सबके पास पैसा नहीं है, बट चाइना में जब आप देखते हो बोलते हैं यार ये भारत है और ये चाइना है, तो इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो वो डिफरेंस तो यूएस और इंडिया में भी देखने को मिलेगा। आई थिंक यूएस से ना हम एक्सपेक्टेड हैं कि पीछे होगा ही ये। हाँ, चाइना हमारे लिए है कि हम चाइना बनना चाहते हैं, हम कभी ये नहीं बोलते हम यूएस बनना चाहते हैं, ठीक है, हम हमेशा ये बोलते हैं कि हम चाइना बनना चाहते हैं। हाँ। तो जब आप चाइना बनने चाहते हो और देखते हो कि मैं ये बनना चाहता हूं, तो आपको रियलाइज होता है बहुत दूर है भाई। ये तो वो बात हो गई कि 100 में से 100 चाहिए और अभी हम 100 में से 5 या 10 पे हैं। तो इतना बड़ा जर्नी कैप्चर करना है। तो द ओनली वे टू मोबिलाइज दैट इज फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग। आपको भी इंडिया को भी ग्लोबल हब बनना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग। उसके लिए स्किल्स चाहिए, स्किल सेट पे डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए आपको नीतियां बहुत अच्छी चाहिए, उसके लिए आपको ये लेबर कंट्रोल्स जो हैं थोड़े हटाने पड़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स नहीं पसंद, कंपनीज नहीं पसंद, कंपनीज को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है। आप कोको कोला देख लीजिए, इंडिया में एक भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसका नहीं है, वो पूरा बॉटलर्स से चलता है, सारा मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स्ड है इंडिया में। क्यों? क्योंकि उनको झिक झिक पिक पिक नहीं चाहिए। पेप्सी है, पेप्सी का अब थोड़ा उनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, बट अभी भी 90-95% बिजनेस वो वरुण बेवरेजेस के साथ करते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि उनको झिक झिक पिक पिक नहीं चाहिए यार, ये सब हेडेक नहीं चाहिए अपने को। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब्स यूनिट्स हैं इंडिया में, अभी जैसे मेरे ब्रदर हैं, उनका भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो एक मतलब एक नाम नहीं लेता एक बहुत बड़ी एमएनसी को सप्लाई करते हैं, ग्रीन फ्यूल सप्लाई करते हैं। तो वो एमएनसी ने एक दिन बोला कि भाई आप एक काम करो, ये ग्रीन फ्यूल के साथ साथ हमारा बॉयलर भी ऑपरेट कर दो। तो बोले क्यों? बोलते यार ये हेडेक नहीं मैनेज होता, कभी बॉयलर इंजीनियर नहीं आ रहा, कभी यहाँ स्ट्राइक हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो हम लोग को इतना अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए। तो इंडिया में अभी ये प्रॉब्लम्स हैं, वी हैव टू रियलाइज एंड वी हैव टू इम्प्रूव अपॉन इट। अगर हम इसको इम्प्रूव कर लेंगे तो डेफिनेटली इंडिया जाएगा आगे, क्यों नहीं जाएगा। और प्रोग्रेस करेंगे तो हम, जैसे चाइना ने 2 दशक तक ऑलमोस्ट साल का 10% का ग्रोथ लिया है, हमें भी वो 2 दशक चाहिए 10% के ग्रोथ का, नहीं तो हम नहीं पहुंच पाएंगे अपने टारगेट पे। सुपर। 2 दशक हमारे को तेजी से ग्रोथ चाहिए, मतलब मैसिव ग्रोथ चाहिए। और उस टाइम पे कोई राजनेता, कोई नीति, कोई छोटी मोटी ये सब चीजें आड़े नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देश हित में काम हो रहा होगा, आपके देश को में लोगों को जॉब मिल रहा होगा, मतलब ओवरऑल एक जिसे कहते हैं ना टोटल हैप्पीनेस क्रिएट हो रही होगी, मॉनेटरी हैप्पीनेस क्रिएट हो रही होगी, बहुत कुछ क्रिएट हो रहा होगा। भैया एसआईपी के साथ साथ जियो पॉलिटिक्स की भी समझ आपकी बहुत जोरदार है। मस्त। लेकिन अभी थोड़ी समय की सीमा है, आपका सेशन का भी टाइम हो रहा है, तो आज का सेशन हम यहीं पे विराम देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि संजय सर से हम जियो पॉलिटिक्स पर और इसी तरीके से आगे बात करें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। दोबारा संजय सर को अपने ऑफिस इन्वाइट करेंगे और दोबारा हम बतियाएंगे ऐसे बैठ करके। ठीक है, थैंक यू संजय सर। तो आप अपना दूसरा वाला काम शुरू करें। जी, थैंक यू सो मच सागर, थैंक यू। थैंक यू।